वो अबाउट सिलेवरी ग्लैंड है, और हम इसमें ये देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ सिलेवेशन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपकी जो सिलेवरी ग्लैंड है, सिलेवरी ग्लैंड जो आपकी हैं, वो हमारे साथ दो तरह के सिलेवरी ग्लैंड मौजूद होते हैं। एक सिलेवरी ग्लैंड जो है वो हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सिलेवरी ग्लैंड है, ठीक है। दूसरा है इंट्रिंसिक सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। सिलेवरी ग्लैंड्स आपकी जो सिलेवा लगातार प्रोड्यूस करता है, वो हमारे साथ दो तरह की है। एक है एक्सट्रिंसिक है सिलेवरी ग्लैंड्स, और दूसरा है इंट्रिंसिक है। ये जो आपकी एक्सट्रिंसिक है, ये आउटसाइड ओरल कैविटी पर मौजूद है। ओरल कैविटी है, और ये आपकी इनसाइड है। इनसाइड दी ओरल कैविटी। और ये जो आपकी है, ये जो एक्सट्रिंसिक सिलेवरी ग्लैंड्स है, ये अपनी सिक्रेशन एक डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एक्सोक्राइन सिक्रेशन। इनकी जो सिक्रेशन होती है वो असल में एक्सोक्राइन होती है, ठीक है। एक डक्ट के जरिए अपनी सिक्रेशन को अपनी डक्ट में और मुंह के जो ओरल कैविटी है आसपास वहाँ पे प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये जो आपकी आउटसाइड जो एक्सट्रिंसिक सिलेवरी ग्लैंड्स है, ये इसके हमारे साथ जो एग्जांपल है वो असल में आपके साथ नंबर फर्स्ट जो है वो पैरोटाइड ग्लैंड्स है। पैरोटाइड सिलेवरी ग्लैंड्स है। और दूसरा है हमारे साथ इसकी सबमैंडिबुलर है, मैंडिबुलर है, सबमैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड्स है। और ये है आपकी सबलिंगुअल सिलेवरी ग्लैंड्स हैं। दिस और ये जो आपकी है, ये जो कंसिस्ट है लेबियल सिलेवरी ग्लैंड्स है, और दूसरा है आपकी पैलेटाइन है, पैलेटाइन सिलेवरी ग्लैंड्स है, ठीक है। और है आपकी बक्कल सिलेवरी ग्लैंड्स है, जिससे सिलेवा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और है आपकी लिंगुअल सिलेवरी ग्लैंड्स है, ठीक है। ये आप इसको हम मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ये जो एक्सट्रिंसिक है ना, दिस इज आल्सो नोन एज अ मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स। ये मैं आपको बताऊंगा, मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स है, ये सिलेवरी ग्लैंड्स है। और ये आपके साथ इंट्रिंसिक जो है, ये माइनर सिलेवरी ग्लैंड होते हैं, माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स हैं। मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स एंड माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स।
मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स में हमारे साथ जो एक्सट्रिंसिक है आउटसाइड ऑफ ओरल कैविटी, और ये इनसाइड है म्यूकोजल मेम्ब्रेन आपके अंदर, ठीक है। और ये जो आपकी है ये ऑलमोस्ट 90% जो आपकी सिलेवेशन होती है, सिलेवा जो प्रोड्यूस होती है वो आपकी एक्सट्रिंसिक से, किससे? हाँ, इस वाले से %90 आपकी एक्सट्रिंसिक सिलेवरी ग्लैंड से आपकी सिलेवेशन होती है। और ये आपकी जो इंट्रिंसिक है ये ऑलमोस्ट इसको देखा गया है 5 to 10%, मोस्टली 10% ये जो है आपकी सिलेवा प्रोड्यूस करती है। और दूसरी बात, ये जो आपकी एक्सट्रिंसिक सिलेवरी ग्लैंड्स है, जो मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स है, इसकी ये 3 टाप से पेरोटाइड सिलेवरी ग्लैंड से सब मैंडिबुलर ग्लैंड वो है सिलेवरी ग्लैंड से, और सब लिंगुअल है इसमें। और आपकी इंट्रिंसिक में इसमें तकरीबन 800 से 1000 तक आपकी माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स आपकी पूरा ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो है मैं आपको ये जो आपकी पेरोटाइड है, पैरा मीन्स अराउंड, आस पास, ऑप्टिक मीन्स ईयर, ये जो आपकी ईयर है ना, ये ईयर के आस पास जो आपकी सिलेवरी ग्लैंड्स है ये मौजूद है। अब ये जो आपकी पेरोटाइड सिलेवरी ग्लैंड्स है, इसको अगर देखा जाए, ये ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के अंदर 25 to 30% सिलेवा प्रोड्यूस करती है पेरोटाइड में। ये हमारी जो आपकी इस वाले रीजन जो आसपास है ईयर, और सब मैंडिबुलर जो आपकी सिलेवरी ग्लैंड्स है ये ऑलमोस्ट इसको 60 to 70% इससे आपकी सिलेवा प्रोड्यूस होती है। सिलेवा है, और मैं आपको बताऊं सिलेवा जो है खुद इसके अंदर आपकी फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, एंजाइम्स है, ठीक है। और ये जो है आपकी 5% सिलेवा प्रोड्यूस करती है। कितने %? 5। और ये जो आपकी है ये ऑलमोस्ट बहुत कम मिकदार में, लेकिन है इनकी तादाद बहुत ज्यादा, लेकिन बॉडी के अंदर आपकी ओरल कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट है। 800 से 1000 तक इनकी तादाद हो सकती है, जो कि मैंने आपको 4 के नाम बताया। लिपियल है, ठीक है, जो आपकी लिप्स से मौजूद है सिलेवरी ग्लैंड, लिपियल लिप्स पे। पैलेटाइन आपकी तालू हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, रोप ऑफ योर माउथ, दिस इज नोन एज अ पैलेट। बकल है आपकी ये चीक यहाँ पे मौजूद है जो स्लेवा प्रोड्यूस करते हैं। और आपकी जो लिंगुअल है, जुबान, लिंगुआ इस पे मौजूद है, ठीक है। तो इवन आपकी पूरे मुंह के अंदर आपकी माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स मौजूद है इनसाइड, ठीक है। अब हम इस चीज को तो हमने देख ली। आपकी जो सिलेवा है, बेसिकली सिलेवा की कंपोजिशन क्या हो सकती है? सिलेवा की कंपोजिशन क्या है? सिलेवा की कंपोजिशन क्या है? ये जो आपकी सिलेवा है ना, मुंह के अंदर जो आपकी है, इसकी कंपोजिशन क्या है? इसमें आपके साथ जो कि 90% होते हैं वो वाटर होते हैं, जो पानी, 90% से भी कुछ अबाउ आपकी पानी पर मुश्तमिल है। दूसरी इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं, पोटाशियम हो गए, क्लोराइड हो गए, आपकी दूसरे आपकी सोडियम हो गए, और इनके अंदर इवन आपके एंजाइम्स भी मौजूद हैं। एंजाइम जो कि एमाइलेज एंजाइम्स है, एमाइलेज एंजाइम्स, दो तरह के एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। एमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करती है ना,
और लाइपेज एंजाइम्स हैं, लाइपेज एंजाइम्स हैं। हाँ, और है आपकी बॉडी, इसके अंदर म्यूसिन है, आपकी प्रोटीन है, म्यूसिन जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स है। आपकी जो इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स के ऊपर जो एक तय होती है प्रोटेक्टिव म्यूसिन्स की, असल में ये म्यूसिन्स ही आपकी बॉडी को अंदरूनी साइड को प्रोटेक्शन दे रही है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दे रही है, ठीक है। और है ये म्यूसिन आपकी कंसिस्ट जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स है। इसके अंदर इवन सिलेवा के अंदर इवन आईजीए एंटीबॉडीज मौजूद है, सॉरी आईजीए इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स मौजूद है, ठीक है। और आपकी इस सिलेवा के अंदर कुछ बॉडी के अंदर इस तरह पेन किलर भी नेचर ने रखी है, आपकी सिलेवा के अंदर मौजूद है, जिसको आप ओपियोरपिन बोलते हैं, ओपियोर, ठीक है, जो कि 6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन योर मॉर्फिन। ओपियोरपिन जो है 6 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है देन योर प्रिपेयर मॉर्फिन। ये आपकी सिलेवा इन चीजों पे कंसिस्ट है, ठीक है। और इनका काम यह है कि आपके मुंह के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना, मुंह की सफाई करना, और बॉडी की जो फूड है उसको सॉफ्ट रखना। और इनका काम यह है कि एंजाइम्स रिलीज करना ताकि आपकी केमिकल डाइजेशन में ब्रेक डाउन कर ले। तो काफी इन पे वो फंक्शन है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब आ जाए हमारे साथ जो आपकी मैकेनिज्म ऑफ सिलेवेशन, एक नॉर्मल भी देखेंगे, और जब आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान आपकी सिलेवा कैसे प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। यस, अब हम मैकेनिकल जो है आपकी वो देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देख ले आपके इवन सिपालिक फेस में, आपकी जो सिपालिक फेस है ना, उसमें आपकी बॉडी के मुंह के अंदर सिलेवा कैसी प्रोड्यूस होती है ना। और this is your food। आपके मुंह के अंदर जो सिपालिक फेस है ना, साइड से आपकी जो, जब आप किसी फूड को देखते हो ना, या आप स्मेल किसी फूड की डिटेक्ट करते हो ना, सेंसरी रिसेप्टर
और आपकी दूसरा केमो रिसेप्टर जो आपकी केमो रिसेप्टर है, जब आप किसी एसिडिक चीज़ को आप थॉट करते हो ना, या आप मुंह में रखते हो, आपके मुंह के अंदर सिलेवा कैसी प्रोड्यूस होती है? कौन सा फूड एसिडिक, कोई लेमन वगैरह, या आप बनते हैं ना कभी कभार, जब आप थॉट करते हो ना एसिडिक का नाम देख कर आपकी जो है वो आपकी मुंह के अंदर सिलेवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, पानी, ठीक है। ये एसिडिक में आपकी ये आपकी जो है केमो रिसेप्टर, ठीक है। और मैकेनिकल आपकी मैकिनो रिसेप्टर जो है, मैकिनो रिसेप्टर वो आपकी मुंह के अंदर जब आप आपकी चिविंग करते हो ना, मिस्टिकेशन, तो उस टाइम जो आपकी मुंह के अंदर जो स्लेवा प्रोड्यूस होती है ना, सॉफ्टनेस के लिए, आपकी फूड को, आपकी जो खुराक है ना उसको नरम करने के लिए आपके मुंह के अंदर जो स्लेवा प्रोड्यूस होती है, वो असल में, या आप किसी फूड को देखकर इससे जो आपकी मैसेज, जो सेंसरी रिसेप्टर आपकी मैसेज ले जाते हैं यहाँ से आपकी दिमाग तक, ठीक है। दिमाग के अंदर जो आपकी जो आपकी मेडुला ऑब्लिंगेटा है ना, ठीक है, जो आपकी मेडुला ऑब्लिंगेटा है ना, जो आपकी इस वाले रीजन को आपकी मैसेज आता है दिमाग को, ब्रेन को, और आपकी स्मेल वाली से भी, जब आप किसी चीज़ की स्मेल सुनते हो ना, आपकी वो मैसेज आती है दिमाग तक। अब और आपकी जो ये जो आपकी मैकिनो रिसेप्टर है, ये भी आपकी दिमाग को मैसेज दे देता है थ्रू अ सेंसरी रिसेप्टर। और ये जो आपकी मुंह के अंदर जो आपकी जो केमो रिसेप्टर है, वो भी मैसेज इस तरह आपकी दिमाग पहुँच तक, आपकी मेडुला ऑब्लिंगेटा तक दिमाग पहुँचते हैं। दिमाग तक मैसेज पहुँचने के बाद आपकी इस वाले दिमाग से आपकी जो मेडुला ऑब्लिंगेटा वाला रीजन्स है, इससे दो तरह के न्यूरॉन्स जो है, दो तरह के क्रीनियल नर्व्स अराइज होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के क्रीनियल नर्व्स। नंबर फर्स्ट जो क्रीनियल नर्व्स है, क्रीनियल नर्व्स नंबर 9 जो है, जो फेशियल नर्व्स है आपकी, ये जो 9 है, ये आपकी पेरोटाइड सिलेवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है। किसको एक्टिवेट कर देता है? पेरोटाइड सिलेवरी ग्लैंड को। ये दिस इज़ योर पेरोटाइड सिलेवरी ग्लैंड। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो ये ईयर वाला रीजन है, इसके आसपास जो पेरोटाइड ग्लैंड्स है ना, इस वाले रीजन को जब ये एक्टिवेट कर देता है, पेरोटाइड सिलेवरी ग्लैंड्स को, इस पेरोटाइड सिलेवरी ग्लैंड से अब सिलेवा प्रोड्यूस होना शुरू कर देता है। कौन सा फेशियल नर्व्स? ब्रेन स्टेम से कौन से फेशियल नर्व्स अराइज हैं? क्रीनियल नर्व्स। अब इसमें आपको मैं मज़ीद ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन और ये पोस्ट, और इनके बीच में जो आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो असल में एसिटाइल कोलिन है। क्या है ये? एसिटाइल कोलिन, जो कि मैं दूसरे लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये एसिटाइल कोलिन ही न्यूरोट्रांसमीटर है। ये किस टाइम असल में ये एक्टिव होता है? कब? कौन से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है ना, कौन सा सिस्टम है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान जो रेस्ट और डाइजेस्ट की कंडीशन होती है ना, उस दौरान आपके मुंह के अंदर इन न्यूरॉन से, इन क्रीनियल नर्व से आपकी सिलेवरी ग्लैंड्स को मैसेज मिलती है ना, नंबर फर्स्ट। अब हम इसको हमने एक्टिव की है कौन सी उसमें? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन में जब आपकी जो ब्रेन स्टेम है उससे मेडुला ऑब्लिंगेटा से जब मैसेज जाते हैं आपकी सिलेवरी ग्लैंड्स के पास, तो वो कौन सा कंडीशन होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलिन होती है।
प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स, प्री गैंग्लियनिक से पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स, वो फिर जाकर फर्दर आपकी फैक्टर को ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है। अब ये पेरोटाइड ग्लैंड्स के अंदर इसके अंदर जस्ट ओनली ये देखा गया है सीरियस सेल मौजूद होते हैं। कौन से सेल्स? सीरियस सेल मौजूद हैं इनके अंदर। सीरियस सेल्स हैं जो कि क्या रिलीज करता है? आपकी सिलेवा, सिलेवा जो आपकी बनती है ना, वाटरी लिक्विड। सिलेवा इज बेसिकली योर वाटरी लिक्विड है ना, वो किससे, कौन सा सेल रिलीज करता है? सीरियस सेल्स। ठीक है। अब ये जो आपका दूसरा क्रीनियल नर्व है, जो फेशियल नर्व अराइज हो रहा है, ये क्रीनियल नर्व नंबर 7, क्रीनियल नर्व नंबर 7 जो है वो एक्टिव कर देता है आपकी दो तरह के सिलेवरी ग्लैंड्स को, एक सब मैंडिबुलर है और दूसरा सबलिंगुअल। किसको? इधर देख ले, इधर से आपको इजीली समझा दूं। सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल को। किसको? हाँ, दिस न्यूरोट्रांसमीटर क्या है इनकी? एसिटाइल कोलिन है। इधर देख, क्रीनियल नर्व नंबर 7 जो है आपका एक्टिव कर रहा है इन दो सिलेवरी ग्लैंड्स को। दिस, ये आपकी नर्व इनको एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपकी सिलेवा की प्रोडक्शन, सिलेवेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब एक बार हम इसको समझने के लिए एक नॉर्मल सा जो एसिनर सेल है अब सिलेवा की, सिलेवियन, वो देखेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान आपकी मुंह के अंदर ये सिलेवा कैसी प्रोड्यूस होती है, ये वाटरी लिक्विड कैसी प्रोड्यूस होती है जब आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। अब हम एक इधर से एक वो सेल में ड्रॉ करूँगा कि नॉर्मल में आपकी बॉडी के अंदर किस तरह सिलेवेशन होती है और इनके बीच में ट्रांसपोर्ट कैसी होती है। इस वाले, और ये बता दो आपको कि ये जो आपकी दो तरह, ये सब मैंडिबुलर है ना, ये मिक्स्ड है, इसके अंदर से आपकी सेल मिक्स्ड सेल है, ये याद रखना। म्यूकस सेल भी है और सीरियस सेल भी मौजूद है। ठीक है। और सब लिंगुअल में भी आपकी जो म्यूकस सेल है वो असल में कम है एज कम्पेयर टू सीरियस सेल की। और इनमें जो सब मैंडिबुलर है, जो सबसे हाई रेशियो है, उसके अंदर आपकी 60 to 70% जो सिलेवा प्रोड्यूस होती है, उनके अंदर मिक्स्ड सेल भी है। म्यूकस सेल रिलीज म्यूसिन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रोटीन्स। ठीक है। और आपकी सिलेवा जो रिप्रोड्यूस होती है सीरियस सेल से, जो कि वाटरी लिक्विड होती है, ये याद रखना। पानी आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ से। अब इस वाले रीजन को मैं ज़रा मिटाऊंगा और एक सब मैंडिबुलर सेल को ड्रा करूंगा। किसको? सब मैंडिबुलर सेल। यह आपकी एक एसिनाई है। इसके आसपास जो सेल्स है वो उनको हम बेसिकली बोलते हैं एसिनर सेल्स है, एपिथेलियम सेल्स है ये।
यहाँ से भी एक सेल ड्रॉ कर लो, दिस। ये आपकी कोलेक्टिल सेल है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट है। ये क्या है? कोलेक्टिल सेल है। और ये आपका एसिनर सेल है, एसिनर सेल है। ये पूरा का पूरा आपकी एसिनाई है, एक एसिनाई है, एक गुच्छा है एक सेल की एसिनाई की, जिसको आप एपिथेलियम सेल भी बोलते हैं। एपिथेलियम सेल है, ठीक है। आसपास ही भी मायोएपिथेलियम सेल्स मौजूद है इसकी। अब इधर आ जाए आपकी बॉडी के अंदर, और इधर से मैं आपको ये बता दूं कि दिस इज़ योर ब्लड स्ट्रीम। ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड कैपिलरीज हैं। दिस इज योर ब्लड कैपिलरीज। जाहिर सी बात है, आपकी जो आसपास के जो ब्लड कैपिलरीज है, इनसे आपकी आयन जो आपकी आयंस हैं वो सेल में आते जाते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट इधर देख ले, ये आपकी डक्टल सेल हो गई, डक्टल सेल। कलेक्टिंग सेल भी आप इसको डक्टल सेल या कलेक्टिंग सेल। अब इधर देख ले, ये जो यहाँ पे जो आपकी ये सेल है, सिनर सेल है या दिस, इसमें आपकी जो ब्लड कैपिलरीज है या इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, इससे 2 पोटाशियम सेल के अंदर इनसाइड ऑफ दिस सेल्स आते हैं, ये याद रखना। और इसके बदले में 3 सोडियम बाहर जाते हैं इस पोटाशियम ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, पोटाशियम और सोडियम ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। ये आपके ट्रांसपोर्ट है और ये आपकी चैनल्स हैं, इससे आपकी इस तरह एक्सचेंज होती रहती है। इधर देख ले। और दूसरी बात, आपकी जो यहाँ से फ्लूइड, कुछ फ्लूइड जो है वो पैरासेलुलर प्रोसेस से सेल के अंदर जाते हैं ना, दिस। और इनके लिए यहाँ पे एक्वापोरिन भी मौजूद है। एक्वापोरिन 3 है, जिससे आपकी कुछ वाटर की इन पंप से वाटर भी अंदर सेल के अंदर आते हैं इन एक्वापोरिन से। चैनल्स है, पंप्स है, ये देख रहे हैं इस तरह इनसे वाटर के चीज़ के अंदर जाते हैं, जिसको मैं नाम देता है एक्वापोरिन 3, ठीक है। अब ज़ाहिर सी बात है, हमारी ये जो आपकी जो सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, ये जो आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, इसमें आपकी सेल के इस वाले ग्लैंड्स में आपकी सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, ज़ाहिर सी बात है आपको बता दें कि आपकी सिलेवा के अंदर ये सब कुछ मौजूद होते हैं। बाइकार्बोनेट CO3 बाइकार्बोनेट है, आपकी H2O है ना, इस सेल में कैसे आते हैं और कैसे इस डक्ट में आपकी
हरकत करते हैं और मुंह में गिरते हैं। अब इसको मैं आपको ड्रा कर रहा हूँ। ये एक नॉर्मल सी फिजियोलॉजी है, ठीक है, नॉर्मल वो है। अब कुछ वाटर यहाँ से रिलीज पैरासेलुलर प्रोसेस और कुछ यहाँ से, और यहाँ पे भी इसके लिए एक पंप मौजूद है। इस पंप को हम नाम देते हैं एक्वापोरिन 5। ये पंप, इस पंप से वाटर आपकी जो फ्लूइड है अंदर सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाए, यहाँ पे इस पोटाशियम के लिए भी एक पंप मौजूद है। जिससे आपकी पोटाशियम सेल के अंदर, सेल से आपकी टिश्यूज में अंदर जाते हैं और यहाँ से आपकी हाइड्रोजन आयन माइग्रेट कर लेते हैं सेल के अंदर। ये भी एक पोटाशियम प्रोटॉन पंप है। ये इन पंप के ज़रिए इस तरह एक जगह से दूसरी जगह में सेल के अंदर इस तरह माइग्रेट करते हैं और से अपनी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाए, इधर से आपकी ज़ाहिर सी बात है आपकी सोडियम जो है, कहता ये है कि आपकी सोडियम भी माइग्रेट करते हैं पैरासेलुलर प्रोसेस से सेल के अंदर, नंबर फर्स्ट। और सोडियम के लिए यहाँ पे सोडियम पोटाशियम 2Cl को ट्रांसपोर्ट मौजूद होता है, जिससे आपकी सोडियम ये है अंदर आता है और आपकी पोटाशियम भी अंदर आता है और आपकी 2Cl भी अंदर आते हैं। ये याद रखना, ठीक है। ये सोडियम पोटाशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, को ट्रांसपोर्टर है, जिससे आपकी ये आयंस जो हैं से आपकी ब्लड से किस तरह सेल के अंदर या इंट्रास्टेशियम जो स्पेसीज है इनसे किस तरह सेल के अंदर माइग्रेट करते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब जो आपकी पोटाशियम है, एक तो ये है कि इसके लिए नॉर्मल सी अपनी एक्सचेंज पंप मौजूद है, जो आपकी पोटाशियम इस एक्सचेंज पंप से कहाँ जाते हैं अंदर, और आपकी हाइड्रोजन आयन अंदर आते हैं। हाइड्रोजन पोटाशियम प्रोटॉन की जो पंप है इससे आते जाते हैं। और एक और है, ये चैनल, ये देखो, ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन क्लोराइड चैनल है, ये इससे आपकी जो आयंस है क्लोराइड भी सेल के अंदर जा सकता है, और आपकी जो सोडियम है वो भी इसी से अंदर जा सकता है। इसकी जिस तरह आपकी ये को ट्रांसपोर्टर है, ये भी है सिस्टिक फाइब्रोसिस इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन क्लोराइड चैनल है दिस आपकी। तो अंदर आपकी आयंस बढ़ रहे हैं ना, कुछ आयंस अंदर जाते हैं कुछ बाहर आते हैं, एक नॉर्मल सी फिजियोलॉजी है। अब आपकी कुछ पोटाशियम है, आपकी पोटाशियम, ठीक है। अब इधर देख ले, आपकी बाइकार्बोनेट के लिए जो बाइकार्बोनेट है, असल में ये बाइकार्बोनेट बनते किस चीज़ से है, कभी आपने सोचा है? ये मैं आपको फिर अपनी वो JIT वाले उसमें लेक्चर में बताऊंगा कि आपकी HCl कैसी बनती है।
उस वाले लेक्चर में कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट कर देते हैं एंजाइम्स की मौजूदगी में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्बेनाइल एनहाइड्रेट्स एंजाइम्स। कार्बेनाइल एनहाइड्रेट्स एंजाइम्स की मौजूदगी में जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिएक्ट करते हैं तो एक एसिड बनाता है H2CO3, कार्बेनिक एसिड्स। कार्बेनिक एसिड्स अब ये फर्दर डिसोसिएट हो जाता है, ये इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, आपकी H+ प्रोटॉन एक साइड चला जाता है और आपकी HCO3 बाइकार्बोनेट दूसरी तरफ चला जाता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट इस तरीके से। अब ये जो आपकी बाइकार्बोनेट है अब इसने अंदर आना है, इसके लिए जो चैनल्स हैं, दिस चैनल्स क्लोराइड और आपकी बाइकार्बोनेट की जो चैनल्स है, यहाँ से Cl बाहर और यहाँ से HCO3 अंदर, ठीक है, HCO3। ये तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, कि आपकी बॉडी के अंदर इस तरह आपकी जो पोटाशियम है और वाटर है, इस तरह आपकी बॉडी के अंदर जो सिक्रीशन होती है इस तरीके से। अब आ जाए इधर देख रहे, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने बताया ये नॉर्मल फिजियोलॉजी। इस तरह आपकी ब्लड से कुछ चीज़ें अंदर जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं, कुछ अंदर आते हैं, इस तरीके से। आप देख ले, ये आपकी जो ये सिक्रीशन थी, ये बेसिकली कहते हैं आपकी फेस 1 सिक्रीशन है। कौन सा है, आप इसको फेस 1 सिक्रीशन है। अब ये फेस 1 सिक्रीशन जो हो रही है ये नॉर्मल तरीके से, ये देख लो आप पूरा का पूरा चीज़ें मैंने बताई ना। अब ये जो फेस 1 रिएक्शन है ये बेसिकली है आइसोटोनिक, वो है आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक से मुराद ये है कि आपकी जो सोडियम है ना और क्लोराइड है, दिस इज इक्वल टू योर प्लाज्मा, योर वाटर। आइसोटोनिक है ये, यहाँ का साल्टी माहौल और आपके प्लाज्मा का दिस इज इक्वल। प्लाज्मा में भी इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम और क्लोराइड है, और यहाँ पे भी जो आपकी वो है अंदरूनी जो सिक्रीशन है वो भी इक्वल है। नाउ क्या है, इक्वल है। अब ये जो आपकी यहाँ पे ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, सिलेवेशन हो रही है, अब ये जाएंगे आपकी आगे की तरफ दिस इन डक्ट के जरिए, क्योंकि एक्सोक्राइन है ना, डक्ट है ना, डक्टल सेल्स है, और ये आपकी डक्टल सेल्स है। इनसे अब हम देखेंगे यहाँ पे अब आपकी जो सोडियम है, ये याद रखना, आपकी सोडियम वो उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, और आपकी जो क्लोराइड है वो भी कम हो जाता है इस डक को पास करते हुए। इधर तो सही है ना, आइसोटोनिक है, अब ये हाइपोटोनिक की तरफ जा रहा है, और आपकी जो पोटाशियम है वो हाई है लेवल उसकी, आपकी जो HCO3 है वो हाई है, और आपकी जो H2O है वो हाई है। अब इधर देख ले, ये सोडियम और क्लोराइड क्यों कम हो गए, क्यों ये हाइपोटोनिक की तरफ चले गए। फर्दर जो आपकी डक्टल सेल्स है ना, ये डक्टल सेल जब यहाँ से आपकी ये जब वो आपकी सोडियम और आपकी वाटर फ्लूइड जब माइग्रेट करते हैं ना, जब चलते हैं ना, अब यहाँ पे जो सेल की सेल में, इन सेल में जो आपकी डक्टल सेल हैं, इनमें आपके कुछ पंप मौजूद होते हैं, चैनल, जिससे सोडियम अंदर आ जाता है। सोडियम पंप है, क्या है, सोडियम पंप्स है, सोडियम पंप अंदर आ जाता है, और आपकी जो वो है ना, जाहिर सी बात है आपकी क्लोराइड बाहर चले जाती है, दिस सॉरी आपकी पोटाशियम दिस, ठीक है। और दूसरी बात है आपकी यहाँ से जब क्लोराइड आपके अंदर जाते हैं ना अपनी इस चैनल से, तो उसकी मौजूदगी में HCO3 को
रिलीज कर देता है, क्लोराइड अंदर चला जाता है और आपकी पोटाशियम क्या कर आपकी क्लोराइड अंदर जाता है और बाइकार्बोनेट अंदर आ जाता है दिस, जिसकी आपकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन। अब दिस ये जो इस तरह हो रहा है इन सेल के अंदर जो चेंजेस हो रही है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फेज टू सिक्रीशन है, जो कि क्या है, हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक। इट मीन्स कि आपकी जो प्लाज्मा है सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम है आपकी प्लाज्मा से, ठीक है, हाइपोटोनिक की तरफ जा रहा है। सोडियम आपकी क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू आपकी किसकी, दिस वन की। अब आ जाए, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये तो इस तरह आपकी रिलीज हो रहे हैं आपकी सिलेवा, आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या इस तरह एक्टिवेट कर देता है आपकी जो ब्रेन। दिस इज ये आपका, अब हम देख रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपकी ब्रेन स्टेम से जब ये एक्टिव कर देता है इन सेल्स को, इनका जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, क्या, एसिटाइलकोलिन, ये जब इस रिसेप्टर को, मस्करेनिक रिसेप्टर इसको कहेंगे, अब ये एसिटाइलकोलिन किसके साथ बाइंड कर जाएगा, M3 रिसेप्टर, जिसको हम मस्करेनिक 3 रिसेप्टर बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम देख रहे हैं, नर्वस सिस्टम में आपके मुंह के अंदर सिलेवा कैसी प्रोड्यूस होती है, ये यहाँ पे आपकी GQ प्रोटीन के साथ अटैच है। ये रिसेप्टर जब एसिटाइलकोलिन से एक्टिव होता है ना, तो ये एक्टिवेट कर देता है GQ प्रोटीन्स को। GQ प्रोटीन्स के साथ GDP नॉर्मल में बाइंड है, GDP, साथ ही ये क्या कर देता है, GTP को बाइंड कर जाता है, GTP। गवानोसिन डाइफॉस्फेट तो था, बाइंड था ऑलरेडी, अब गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट इसके से बाइंड करते। अब ये फर्दर जाकर आपकी यहाँ पे एक एंजाइम है उसको एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे आपकी एक एंजाइम है, दिस एंजाइम्स, इस एंजाइम्स को फास्फोलाइपेज सी एंजाइम्स को, जब फास्फोलाइपेज सी PLC आपकी एक्टिव हो जाती है, अब ये फास्फोलाइपेज आपकी एक दूसरे जो आपकी प्रोटीन्स हैं उनकी ब्रेक डाउन कर लेता है, PIP2। जब इसकी ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है तो इससे दो चीज़ें, दो आपकी वो प्रोटीन्स बन जाता है। एक है IP3, दूसरा है DAG, डाइएसाइल ग्लिसरॉल है या, और IP3 आइनोसिटोल, इसको आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं, दिस। अब ये जब आपकी ये वाले सेल्स जब इनको एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जब ये आपकी PIP2 जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो ये DAG और IP3। अब जो आपकी IP3 है, एक तो ये है कि आपकी इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है,
दूसरा ये केम काइनेज एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है। किसको? केम काइनेज एंजाइम्स को, केम काइनेज एंजाइम्स को। और ये जो एक्टिव कर देता है पीकेसी एंजाइम्स को, प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम्स को। अब ये जो प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम्स है और आपकी केम काइनेज एंजाइम्स है, ये फास्फोराइलेशन कर देता है आपकी जो पंप है, फास्फोराइलेट कर देता है इन पंप को। सर्टन टाइप ऑफ पंप्स मौजूद होते हैं जो कि केम काइनेज और प्रोटीन काइनेज एंजाइम्स, प्रोटीन पीकेसी एंजाइम्स, उनको खोल देता है, ओपन करना शुरू कर देता है। किसको? इन पंप्स को ओपन करना शुरू कर देता है। जब ये आपके ओपन हो जाते हैं, ये एंजाइम उनको ओपन कर लेता है, तो यहाँ पे इन सेल के अंदर जब ये खुल जाते हैं तो आपकी पानी, आपकी पोटाशियम, आपकी बाइकार्बोनेट, आपकी सोडियम, आपकी Cl, जितने भी आपकी सब्सटेंस है वो बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ये तो एक कंडीशन है जिसमें आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब ये आपकी चैनल्स, जब आपकी जो पंप्स है ये जब ओपन हो जाते हैं इस तरीके से, जब एसिटाइल कोलिन आपकी इनके साथ बाइंड कर जाता है तो ये इसको एक्टिव कर देता है। जी कपल प्रोटीन, ये कौन से रिसेप्टर? मस्कुलिनिक रिसेप्टर के साथ जो जो जी क्यू है, ठीक है, इसको जब एक्टिव कर देता है तो फिर GDP तो इसके साथ ऑलरेडी अटैच होती है, बाइंड होती है, जिसके साथ ये GTP को भी बाइंड कर जाता है, जिससे आपकी इस एंजाइम्स को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, हाँ ये था। और फिर ये जो है आपकी दूसरी बात यह है कि PIP2 को, जो फिर उसके बाद PI2P की जब ब्रेक डाउन हो जाती है, जब इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, कौन कर लेता है? आपकी ये फास्फोलाइपेज सी एंजाइम्स, इससे DAG बन जाती है और IP3 और आपकी इससे फिर ये मजीद किसको एक्टिव कर देता है? प्रोटीन काइनेज सी को और केम काइनेज को। केम काइनेज और प्रोटीन काइनेज जब एक्टिव हो जाते हैं तो इस चैनल को ओपन कर देता है, इनको एक्टिवेट स्टिमुलेट करता है। जब इनको स्टिमुलेट करता है तो ये ओपन हो जाता है, आपकी जितने भी आयंस हैं अंदर आना शुरू कर देता है। ठीक है, अब दूसरा है हमारे साथ जो आपकी यहाँ पे दूसरी बात, म्यूसिन्स कैसी रिलीज होती है? म्यूसिन्स, इधर देख ले आपकी म्यूसिन्स, आप म्यूसिन्स के लिए आपकी जो एंजाइम्स मौजूद है, जो स्टिमुलाई आती है वो असल में नॉरएपिनेफ्रिन होती है। नॉरएपिनेफ्रिन कौन? नॉरएपिनेफ्रिन। और इस पे जो आपकी म्यूकस सेल है उसके ऊपर आपकी बीटा-2 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन जो कि आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपकी जो म्यूकस होती है ना, म्यूसिन्स, वो इंक्रीज हो जाता है और सिलेवा जो है वो डिक्रीज कर देता है आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये याद रखना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब एक्टिव हो जाता है तो सिलेवा की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देता है, इनहिबिट कर देता है, लेकिन म्यूसिन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। क्यों? आपने देखा होगा कि जब भी आपकी फाइट और फ्लाइट कंडीशन में जब आपकी सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपकी सिलेवा जो है वो कम होना शुरू कर देता है, मुंह में पानी, आपकी मुंह खुश्क होती है, लेकिन एक थिक सी सिक्रीशन बनती है मुंह के अंदर। थिक सिक्रीशन, जो म्यूकस थिक सिक्रीशन होती है वो बनती है, लेकिन पानी नहीं बनती। तो वो किस तरह एक्टिव होते हैं? इधर देखो, जी कपल जो आपकी जी स्टिमुलेटरी वो है ना प्रोटीन्स है, इसको एक्टिवेट कर देता है। अब इसके साथ GDP मौजूद है, साथ ही ये स्टिमुलेट कर देता है आपकी GTP को।
जीटीपी ले लेता है, बाइंड कर जाता है। अब ये एक्टिवेट कर देता है, यहाँ पे एक और एंजाइम्स मौजूद है, अब वो इस एंजाइम्स को एडिनिलाइल साइक्लेज एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है। जब ये आपकी जीटीपी इसको एक्टिवेट कर देता है, इस एंजाइम्स को, एसी एंजाइम्स को, एडिनिलाइल साइक्लेज एंजाइम्स को, अब ये क्या कर देता है, एडिनिलाइल साइक्लेज एंजाइम्स आपकी एटीपी की ब्रेकडाउन कर देता है, एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में, एएमपी में, साइक्लिक एएमपी में। अब ये आपकी जो साइक्लिक एएमपी है, ये ये जो साइक्लिक एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये अब क्या कर देता है, आपकी पीकेसी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, पीकेसी प्रोटीन काइनेज सी जो है जब एक्टिव हो जाता है, आप सीएमपी एक्टिव कर देता है पीकेसी को, और ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये जब ये एंजाइम एसी एंजाइम्स एटीपी को कन्वर्ट कर देता है आप सीएमपी में, सीएमपी फर्दर एक्टिवेट कर देता है पीकेसी को। अब पीकेसी क्या कर देता है, यहाँ पे आपकी सेल के अंदर, ये याद रखना, ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, मेनी ग्रेन्यूल्स है। क्या मौजूद है, ग्रेन्यूल्स है। ये ग्रेन्यूल्स के अंदर एंजाइम्स, प्रोटीन्स और आपकी म्यूसिन्स, ये सब कुछ इसके अंदर मौजूद। जब ये प्रोटीन काइनेज इनको स्टिमुलेट कर देता है एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए, ये फिर अपनी एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए अपनी म्यूसिन्स को छोड़ देता है आपकी सेल के अंदर। दिस एमाइलेज एंजाइम से, एमाइलेज एंजाइम्स, और आपकी जो ये चीज़ें हैं आपकी की जो प्रोटीन्स हैं, और ये चीज़ें आपकी इन ग्रेन्यूल से एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए ये करीब आ जाता है, यानी आपकी सेल की ब्रेन के पास, और अपनी जो इसके अंदर स्टोर फॉर्म ऑफ द एंजाइम से, म्यूसिन से, वो रिलीज़ करना शुरू कर देता है। अब आपकी बॉडी के अंदर, आपकी सिलेवरी ग्लैंड्स में क्या क्या चीज़ें, प्रोटीन्स, आपकी जो प्रोटीन्स हैं, एमाइलेज एंजाइम्स हैं, म्यूसिन्स हैं, वो क्या हो गई, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई कि नहीं, सिलेवेशन हो गई कि नहीं, गुड। तो ये इस तरीके से अब आपकी बॉडी के अंदर सिलेवा असल में प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, ये मैकेनिज़्म है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने देखी, और आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो कि म्यूसिन्स, आपकी जो एमाइलेज एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, ये किस तरह रिलीज़ होते हैं बॉडी में, और ये पूरा का पूरा पाथवे हमने देखी। और एक बात और बता दूं, आपकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिलेवा कैसी इनहिबिट होती है, सिलेवेशन कैसी कम होती है, आपकी जो नॉरएपिनेफ्रिन है ना, नॉरएपिनेफ्रिन, ये नॉरएपिनेफ्रिन असल में ये जो ब्लड की जो कैपिलरीज है ना, ये जब अपनी रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं ना, अपनी जो इसके ब्लड वेसल कैपिलरीज के ऊपर जो इनके रिसेप्टर मौजूद है, तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन काज कर देता है। वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से, वेजो कंस्ट्रक्शन जब आपकी वेजल्स, ब्लड कैपिलरीज कंस्ट्रक्ट रहेंगे, तो ये आयंस इनके पास पहुंचते नहीं हैं, इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर सिलेवा कम हो जाती है। ठीक है, और ये इस तरीके से आपकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो सिलेवा की कंसंट्रेशन है, वो भी इस तरीके से कम होना शुरू कर देता है। एक होती है सिलेवा और दूसरा है आपके
म्यूसिन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है इससे, और आपकी जो सिलेवा है वो इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, तो हम अब इसकी फंक्शन देखेंगे कि इसकी फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये है आपकी, और हम इसकी फंक्शन देखेंगे। और दूसरी बात ये है ये PIP2 जो आपकी एडिलाइनोसाइट्रोल फॉस्फेट एडिलिनोसाइट्रोल डाइफॉस्फेट जो आपकी है वो जब एक्टिव हो जाते हैं आपकी फॉस्फोलिपेज सी से, वो मैंने आपको ये ड्रॉ की। अब इसके पास आज है हमारे साथ जो इसकी फंक्शन है, क्या है फंक्शन। this function oral hygiene नंबर फर्स्ट। दूसरा आपके जो डाइजेशन करती हैं, जिसको आप केमिकल डाइजेशन बोलते हैं ना, केमिकल डाइजेशन, आपकी एंजाइम्स भी रिलीज होती हैं। सॉफ्ट इन द फूड को सॉफ्ट रखता है। ठीक है, और एक ये भी बता दूं कि आपकी बॉडी के अंदर जो है बैक्टीरिया फंजाई से भी आप सिलेवा जो है आपकी जो प्रोड्यूस होती है उनसे भी आपकी दिफा करती है। ठीक है, और ये है आपकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी इनके अंदर है, सिलेवा के अंदर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हैं, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी हैं दिस। और है ये टेस्ट रिसेप्टर को, टेस्ट को भी डिटेक्ट करने में ये सिलेवा इम्पोर्टेंट है, टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, और ये हमारे साथ इनकी फंक्शन है। और क्या फंक्शन है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हम बिल्कुल, और हाइड्रेट द ओरल कैविटी, ये जो आपकी ओरल कैविटी है ना इसको हाइड्रेट रखती है ना, तर रखती हैं, हाइड्रेट द ओरल कैविटी, जो आपकी ओरल कैविटी है ये दिस। ठीक है, ये हमारे साथ इसकी फंक्शन है। और भी है बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सिलेवा आपकी बॉडी, मुंह के लिए आपकी बैक्टीरिया को जो है उनको भी किल करते हैं, और आपकी ज़्यादातर फंजाई इस तरह की चीज़ें आपकी केमिकल डाइजेशन, सॉफ्ट इन द फूड, एंटीमाइक्रोबियल है, टेस्ट इन्हांसर है, और को हाइड्रेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ आज की टॉपिक से सिलेवा की मैकेनिज़्म भी हमने देखी, सिलेवेशन देखी। और यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो? थैंक यू डियर।